This is our last class regarding बायो इंडिकेटर। आपका बायो इंडिकेटर किसको बोलते हैं? व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ द बायो इंडिकेटर? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट इंडिकेटर? बायो को छोड़ दीजिए, पहले इंडिकेटर के बारे में क्या जानते हैं आप? इंडिकेटर हु इंडिकेट समथिंग, ठीक है, मतलब कुछ सिग्नल देगा। दैट सिग्नल, दैट व्हिच कैन गिव सिग्नल्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। जैसे कि एग्जांपल फॉर इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सीओडी, बीओडी एंड डीजल ऑक्सीजन, वी हैव यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। जैसे कि एग्जांपल फिनोप्थैलिन इंडिकेटर, उसके बाद स्टार्च इंडिकेटर, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, और एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। दैट आर इंडिकेटर, दे डू नॉट टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन, बट which presence of which we can indicate or something, that mean indicate that the reaction is already over by changing some color। ब्लू टू ग्रीन हो गया, ग्रीन टू कलरलेस हो गया, कुछ भी हो गया। दैट मीन्स indicator are the chemicals or some not chemicals, anything that can indicate about something, that is called indicator। for bio indicator, what is bio indicator? अभी ये क्या हो सकता है? मीन्स सम बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनिज्म है या कोई भी हो सकता है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो सकता है, which can indicate about something। So in this case, there are different types of organism which can indicate about some changes that happens in our environment। एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ में एक एग्जाम्पल दीजिए, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई आने वाला है, तो क्या हो, तितली बाहर बहुत सारा उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? हाँ, वो भी एक बायो इंडिकेटर है, बिकॉज उनको पता चल जाता है पहले से कि नहीं अभी 1-2 घंटे में बहुत बारिश होने वाला है, उसका ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ने वाला है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो वो लोग बाहर आके उड़ते हैं वो लोग। तो दीज आर कॉल्ड बायो इंडिकेटर्स, दैट ऑर्गेनिजम्स और द एनिमल्स which indicates about some environmental changes, that are mainly called bio indicator। so let's share my screen। is it visible now? Okay, so bioindicator are the species and they are used in biomonitoring. Today the topic is, first we have to learn bioindicator species, what are the different species or organism which indicate something, and what are their use in biomonitoring। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या, water quality monitoring, air quality monitoring। Similarly, these bioindicator species or some organisms, they can indicate the health of our environment, overall health of our environment। जैसे कि कोई बारिश आने वाला है तो कोई स्पेसिस आके वो मतलब बाहर आ जाएगा। जैसे कि अर्थक्वेक होने वाला है तो कोई जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सब भाग जाएंगे, वो पहले उनको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम लोग पहले से यूज कर सकते हैं बाय सीइंग और ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द स्पेसिस, पर्टिकुलर स्पेसिस। दैट इज कॉल्ड बायो इंडिकेटर एंड दिस हाउ द monitoring is called bio monitoring। Let's start. What is bioindicator? Bioindicator organism or community of organism which reactions are observed respectively, respectively to evaluate a situation, giving clue for the condition of the whole ecosystem। This is the definition of bioindicator। किसको bioindicator बोलते हैं? बायो इंडिकेटर तो ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक ही भी हो सकता है और पूरा ग्रुप में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म और मे बी कम्युनिटी, होल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच रिएक्शन आर ऑब्जर्व और बिहेवियर आर ऑब्जर्व रेस्पेक्टिवली टू इवेलुएट ए सिचुएशन। पर्टिकुलरली एक सिचुएशन का ऊपर उसका क्या बिहेवियर है, उनका क्या रिएक्शन है, वो कैन दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड व्हिच गिव्स क्लू फॉर द कंडीशन ऑफ द होल इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें उनका बिहेवियर को देख कर पता चलता है। दैट इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलर स्पेसिस और कम्युनिटी ऑफ स्पेसिस कॉल्ड बायो इंडिकेटर।
This bioindicator has particular requirement with regards to known set of physical and chemical variables to the change or the presence or absence. That means number, morphology, physiology, etc. Means the bioindicator species they can be react with the environmental condition. That means if there is some changes in the environmental condition, then what is the effect on this bioindicator species? That may be they change the numbers, morphology means उनका बाहर का जो रूप है वो भी चेंज हो जाएगा, फिजियोलॉजी बिहेवियर कुछ भी चेंज हो सकता है द स्पेसिस का. इट कैन बी ऑब्जर्व फॉर ए डिफरेंट डिफरेंट species for the seeing the natural condition of the environment. Mostly bioindicator are defined as species reacting to anthropological effect. ये अभी क्या बोला है? These are mainly react to anthropological activities. Means man made activity के ऊपर ज़्यादा react करते हैं these species. Which can species change means change in the behavior according to the environmental changes then caused by our environment due to man. ये हम लोग जो नया मैन मेड जो इफेक्ट हो रहा है दैट कैन बी इजीली इंडिकेट बाय दिस एनवायरमेंटल और बी बायो इंडिकेटर. एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. ए स्पेसिस however a general not condition a species or group of species daily reflects a biotic or abiotic state the environment the impact of the environmental changes habitat community ecosystem that all are can be derived within the our changes or that reflects what are the changes that reflects due to the because of the indicator bioindicator we can just assume that this may change going to be happen. So these bioindicators are most useful for this recognition of the health of the environment. What is be going to happen and what the impact of our anthropological activities. What is the impact? There are main three situation is there where indicates that environmental factor can be measured. Situation where environmental factor of the past are reconstruct and climate changes studies इन प्लेस ऑफ बायोमीटरिंग. इट आर डिफरेंट यूजफुलनेस. हम लोग उसको देख के क्या यूज कर सकते हैं मतलब बायो इंडिकेटर को देख के पहले ये यूजफुल व्हाट इज यूजफुलनेस. एनवायरमेंटल फैक्टर कैन बी मेजर. मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है तो दिस पॉल्यूशन लेवल increasing pollution level that is more sensitive to the particular species. So we can see the what is the changes that can environmental factor में क्या change आया that can be also known by this bio indicator. Climate change क्या हो रहा है we can also monitor by using that and the mitigate or what are the measures that be taken to restore the climate changes or environmental factor that can be also known. 2 number point where the indicator factor difficult to measure pesticides and their residue complex toxic effect are increasing chemicals. That means some species or some bioindicator species they have typically response more response toward the pesticides and the insecticides that we have used or the fertilizer we have used. If there are some increase in the amount or the pollution due to the pesticide or what are the effect due to the fertilizer particular use, these particular bioindicator species they having react fast easily. Third number point where the environmental factor is easy to measure difficult to compare. जहाँ पे उसका मेजर करने का नहीं हुआ मतलब डिफिकल्ट लग रहा है where we have observed the changes and biological significance. We just observe the species and just know what is going to be there in the health of the indicator. So there are bioindicator maybe 4 different types. One is called pollution indicator, second is called ecological indicator, third is called biodiversity bio indicator, and fourth is called environmental indicator. पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब जैसे कि उसका नाम है वो दैट पर्टिकुलर बायो इंडिकेटर स्पेसिस दैट हैविंग सेंसिटिव टू द पॉल्यूशन. वो पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो वो स्पेसिस बाहर आ जाएंगे और उनका कोई बिहेवियर ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा. तो वी कैन बी विदाउट मॉनिटरिंग द एयर सैंपल और वाटर सैंपल हम लोग को पता चल जाए कि ये पॉल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा हो गया. एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. मान लीजिए एक रिवर है उसमें पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो जो फिश और डीओ लेवल कम हो गया है मान लीजिए तो फिश लोग क्या करेंगे जो मछली है वो ऊपर आ जाएंगे और ऊपर सांस लेने लगेंगे ऑक्सीजन ड्यू तो ज़्यादा फिश कुछ मरे हुए मतलब दिखेगा हमको मतलब रिवर में या पॉन्ड में या ऊपर आके ऊपर रह रहे हैं फिश उसका मतलब हमको पता चला कि दिस रिवर हैविंग हाईली
polluted due to or deficiency due to dissolved oxygen. ये हमको देख के पता चल जाएगा. Like that, this इकोलॉजिकल बायो इंडिकेटर, ये इकोलॉजिकल में इकोलॉजी में जो चेंज हो रहा है, हैबिटेट कुछ चेंज हो रहा है, तो नंबर्स डिप्लीशन इन नंबर और सडन इंक्रीज इन नंबर, देन वी कैन से द डिफरेंट द हेल्थ ऑफ द इकोलॉजिकल इंडिकेटर. सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ स्पेसीज विद इन ए कम्युनिटी. मान लीजिए वेराइटी ऑफ स्पेसीज is significantly decreased in a within community. That also signifies that there are something due to happen. That's why the species number of species and variety of species decreases significantly. So we can measure or we can take action against that. Next is environmental indicator. This is the indicator, overall indicator, means the species are react accordingly to the changes in the different environment, like temperature, pressure, all these things. See, different type of bioindicator can be described from the this figure. So, according to the aim of the bioindication, there are three types of bioindicator can be distributed. According to the aim of bioindicator, उसका aim क्या है, उसी हिसाब से तीन टाइप ऑफ ये हो गया है. एक हो गया compliance indicator, second is called diagnostic indicator, and the early warning indicator. Let's say what is compliance indicator? This is, for example, fish. हेलो. ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद. ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा? Okay, now is it visible? Okay, so there are no. uh, now so according to the aim of the bio indicator, there are three types of indicators there. One is called compliance indicator, second is called diagnostic indicator, and third is called early warning indicator. Let's see one by one. For example, fish population attributes are measured at the population, community, and ecosystem level, and these are focused on the issues such as sustainability and population or community of a whole. These are called compliance indicator. That means fish population. This is one attribute. If the number of fish in a particular aquatic environment is more, that means that particular water having low pollution level. If the fish level is high, that means either something means right, or if the sudden the decrease in the level or number of fish in the aquatic system, then there something may be wrong. That means if there is some different types of carnivorous fish may become into the aquatic system, or that may be some different water, polluted water may be enter. That's a different factors may be happen. These are called compliance indicator. And what is environmental indicator? This is a species or group of species responding period predictably to environmental disturbance or change. That is sentinels or detectors, exploiters, accumulators, bioassay organism. That means what it have been, these different indicators. That means first environmental indicators, that means we can respond to the change species responding to the predicted environmental disturbance. मान लो कोई environmental disturbance हो गया, that can be response. Sentinel response, detector response, these are the different types of response. Means there are some changes in the environment, then it can be response. Exploratory response, that means if there are some exploration takes place. Accumulator response, if there are some phosphorus or nitrogen accumulation takes place in a particular species, then this particular species may respond according to that. Bioassay of organism means if the organism is going to be test, if the organism means suddenly depletes the number of organism, that maybe we can test the organism. Or for the bioassay means for the testing of different heavy metals or what may be present that in the organism, we can test that or in a laboratory.
and check the we can say the different environmental factors that can be affected, and these are called environmental indicator. Now the ecological indicator is a species that known to the sensitive to the pollution or habitat fragmentation. If they are going to habitat going to be depleted, or uh, sudden pollution level increases, then the ecological indicator, these type of species, they can undergo with stress. That may be behavior of the species increases, means changes. Biodiversity indicator, which the species richness of indicator is used to indicate the species richness of a community. That means the numbers of species, variety of species may be declined. By seeing the variety of species over a period of time, we can say that these type of what are the changes going to be happen in the biodiversity, and these species that are response accordingly, these type of species are called the biodiversity indicator. अ, ये बाद में आप पढ़ लेना थोड़ा डिटेल्स में. Next, going to सेंट सेंटिनल्स. तो व्हाट आर सेंटिनल्स? यहाँ पे था, देखिए एक सेंटिनल्स था कहीं पे. इन एनवायरमेंटल इंडिकेटर देर आर डिफरेंट टाइप्स, मीन्स फर्स्ट इज सेंटिनल्स, उसके बाद डिटेक्टर्स. तो व्हाट इज सेंटिनल्स? लेट्स गोइंग टू दैट. Bioaccumulation indicators are a special kind of indicator organism are also called sentinels. ये क्या करता है? ये बायो एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस इन दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स और ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? बायो रेमिडिएशन? व्हाट इज बायो क्या बोलते हैं उसको, यूट्रोफिकेशन? ये सारे वर्ड्स आपको आइडिया है? व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? Bioaccumulation actually is the process of gathering the particular some chemicals in a higher trophic level that increases the amount. That means if the lower organism are eaten by higher organism, the trophic level, first trophic level are consumed by second level trophic level and third trophic level. So if the uppermost trophic level, what happen, the most they can just accumulate the chemicals or heavy metals or some pollutants. For example, if you are if the fish, small fish are consume some mercury, that means mercury or some chemical heavy metals in 1 milligram for small fishes, then big fish they can eat about 10 numbers of 100 numbers of small fish. So small one all are accumulated, and in big fish what is the amount that it can accumulate up to 100 mg of the heavy metals. And or larger in third trophic level, again even consume more amount of big fish. So in the at the end the number, that means the accumulation of heavy metal increases while going to the lower trophic level to upper trophic level. So this is called the bioaccumulation. So these bioaccumulation indicators, that means some species they are very sensitive for the this type of bioaccumulation occurs, and these type of species are called the sentinels. These organisms accumulates or concentrate the pollutants from the surrounding by intake as a food. फूड के साथ वो लोग खा के क्या करते हैं, वो सब अपने अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं. तो देयर हायर ट्रॉपिक लेवल दे कैन इंक्रीजेस बाय ईटिंग द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स organisms. These are type of called sentinels. Accumulation indicators are organisms which are not damaged by stressors. Accumulations indicators are organisms which are not damaged by stressors. That means ये जो heavy metals या जो pollutants ये लोग consume करते हैं, they organisms which are not damaged by itself, उनको कुछ harm नहीं होता है. But if you are eating that organism or species indirectly, we are damaging. They are also not harm, but who can intake that organism that are get harm. So this species should be centenary, so the results can be linked local area. वही बोल रहे हैं, उनको खुद को वो हार्म नहीं करता है, they just accumulate the pollutant, but the organism who consumes that accumulate means bioindicator species sentinels, they can harm. सो दे आर टू बी लिविंग अलाउड टू लॉन्ग टर्म स्टडीज. ये तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बाद में आप पढ़ लेना. नेक्स्ट, की स्टोन स्पेसिस.
What is a keystone species? A keystone species is a stone at the top of the arc that supports the other stone, that means keep the whole arc from falling. These are called keystone species. ये क्या है keystone species? There are some species in a ecosystem. कोई ecosystem में ऐसा एक variety of species रहता है which can balance the whole species. whole बाकी जितना species हैं वो सबको बैलेंस करके रखता है, which is that is called eco stone माने की स्टोन species. तो वो टाइप ऑफ स्पेसिस मान लीजिए कंप्लीट डिप्लीशन हो गया तो बाकी सारे स्पेसिस सारे डिप्लीटेड हो जाएंगे. लेट्स एग्जांपल, वहाँ की स्टोन स्पेसिस इज ए बटरफ्लाई. मान लीजिए बटरफ्लाई एक की स्टोन स्पेसिस है इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम और इन ए फ्रूट्स और ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बटरफ्लाई मान लीजिए नहीं होगा तो व्हाट मे बी द इफेक्ट. आप बता सकते हैं बटरफ्लाई नहीं है, मान लीजिए एक सा दिन आया वो बटरफ्लाई सारे मर गए तो क्या होगा. व्हाई द होल इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम इट डिपेंड्स ऑन बटरफ्लाई. क्यों, कुछ आइडिया है आपका? लेट्स एलाबोरेट दिस. जैसे कि बटरफ्लाई आर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेसीज व्हिच आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन of the plants or animals for bearing fruits and propagation of next generation. मान लीजिए बटरफ्लाई नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, एंड पॉलिनेशन नहीं होगा तो व्हाट हैपेंस, total population of the next generation cannot be generated, so all species may be die in one day. So butterfly species is one keystone species. Like that some other species are there that we can take important role in a ecosystem or important role for the environment. These are called keystone species. Next, what is endangered species? What is endangered species? These species are the type of animals which are decreased or distribution or evidence over the past time. पास्ट ओवर टाइम्स में क्या होगा, ये स्पेसीज दीज आर डिक्रीज अकॉर्डिंग द नंबर. पहले जैसे कि अभी देयर इज ए टाइगर, अभी टाइगर का स्पेसीज जो है अभी इट इज एंडेंजर स्पेसीज इंडिया. अभी रिसेंटली मोदी ने क्या हुआ है, अभी चीता जो दो लोग लेके आए थे, तो ये क्यों हुआ लेके आए थे, इंडिया में खत्म हो गए तो अभी लेके आए. नेक्स्ट जो स्पेसीज है वो बंगाल टाइगर. ये बंगाल टाइगर और जो टाइगर है अभी ये दिस इज द एंडेंजर स्पेसीज. 10 साल पहले उन लोगों का काउंट था 5,000, अभी 2 साल पहले उन लोगों का काउंट था 2,000, अभी 1 साल पहले उन लोगों का काउंट था कितना 1,000. दिस रिसेंटली अभी ओनली 300 or 400 टोटल टाइगर्स प्रेजेंस इन ऑल ओवर इंडिया. इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शन टू कंजर्व द टाइगर्स, then what happen, next 10 to 15 years total whole tiger species will be what happen, wipe out from the India. So this type of species is called endangered species, the species which are rapidly decreasing in number over a period of time. These are also red list species. अभी वो लाल species red list, that means this threatens to the means disappear from the total geographical area. So these are called endangered species or red list species. So this according to the rareness of the species, there are different types of species. We have to know zero that is called doomed species. One is called threatened to die species. थर्ड इज कॉल्ड इमेंसली एंडेंजर स्पेसीज. मीन्स ये उसका सीवियरिटी ऑफ एंडेंजरनेस ये डिस्क्राइब कर रहा है. दिस इज सो व्हाट इज जीरो, दैट मीन डूम्ड स्पेसीज, दैट मीन नॉट सीवियरली एंडेंजर. नेक्स्ट थ्रेटेंड टू डाई, दैट मीन दैट टाइप ऑफ स्पेसीज दे are poaching and hunting and repeatedly did over a period of time. तो उनका जो नंबर है काउंट हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया. नेक्स्ट इज immensely danger, that means or vulnerable or danger, that means for wipeout, that is endanger, then potentially endanger, and species on the early warning list, means they are going to be over for a period next 5 year times. Species with geographical restriction, that means the species cannot be moved one place to another place. Lack of data to evaluate the species and not listed in the red list and extremely rare. These are the different 9 type of category according to the endangered species list.
You have to remember this. Next, bioindication or sensu law. What is bioindication? Bioindication sensu law to uses all kinds of indicative parameters and compromise the sub-original biomarkers or bioindicator species. These bioindicator species and sensational species as well as economical indicators. That means bio indication is the type of indicative parameters which can be used for the monitoring of the species. That means while studying the behavior of the bioindicators, some indication they can give for the health or for the ecosystem. That is called bioindication. So, what are endangered species? Endangered species किसको बोलेंगे? हाँ, नहीं नहीं, जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ओवर, हम्म, हाँ, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो लोग क्या है, उसका नंबर सिवियरली डिक्रीज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एंडेंजर स्पेसीज. सो देर आर 9 डिफरेंट वेराइटी, उनको भी रेड लिस्ट को 9 डिफरेंट वेराइटी में डिवाइड कर रखे हैं. जीरो हो गया डूम्ड, 1 थ्रीटेन टू डाई, उसका सिवियरिटी ऑफ एंडेंजर स्पेसीज के हिसाब से ये डिवाइड कर रखा है ये लोगों ने. इसके बाद आता है वनरेबल स्पेसिस की, यहाँ पे है नहीं. एंडेंजर स्पेसिस के बाद आता है वनरेबल स्पेसिस. वनरेबल स्पेसिस मीन दे आर जस्ट वन स्टेप बिफोर एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिस. वनरेबल स्पेसिस बहुत रेयर ही, बहुत रेयर. ये जो होता है ना सीवियरली रेयर स्पेसिस, एक्सट्रीम रेयर स्पेसिस, उसके बाद आगे आता है दैट इज कॉल्ड वनरेबल स्पेसिस. कहीं एक दो होगा तो अच्छा है, बिकॉज देर आर नो सफिशिएंट डाटा to measure where they are exist or not. So, what is keystone species? Keystone species, one is the important species which can be combinedly, or which is the most important species in the ecosystem which can be keep bind together all species. That is called keystone species. Example क्या आया? That is one butterfly is the keystone species. एक एग्जाम्पल है उसका. उसको आप रिमूव कर देंगे तो सारे इकोसिस्टम क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So these are the different bioindicators. Let's see what are the different species. Example यहाँ पे दिया है. Example कहीं पे है. Example कहीं, क्या क्या, अच्छा अच्छा. So I am sharing this topic, this documents. You just go through it. What are the different types of bioindicators you which for used for monitoring? So let's see the syllabus. Environmental monitoring, bioindicator, bioindicator of environmental monitoring, microbiological quality of bioindicators of water quality, vegetation monitoring in brief data. ये सब जरूरत नहीं है. This is enough. Bioindicator and water quality monitoring, we cover all those things.
chemical aspect of what air monitoring. We are also sampling of gaseous devices, method of absorption, condensation, sedimentation, filtration, impingement, electrostatic specification, centrifugal, oral cover. In this year, aims solar radiation, temperature, humidity, precipitation, wind direction, speed, plume behavior, oral cover. सो सोलर रेडिएशन आप लोग को पहले पढ़े थे ना, एक दो क्लास में। हाँ, तो लगभग आज खत्म हो गया उसका सिलेबस। बाकी आप पढ़ लेना थोड़ा सा, जितना भी मतलब पीपीटी है, जो भी डाटा है आपके पास उसी से में ही आएगा एग्जाम एग्जाम में। तो अभी आपका कुछ डाउट है इस पूरा टोटल होल बायोमॉनिटरिंग के ऊपर, मतलब कुछ जो है हम पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ डिस्कस करना है तो बोलिए। अ, एक दो दिन में एक दो दिन में तो एग्जाम हो जाएगा आपका। कब है एग्जाम? 23 को है ना? 3 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है। ए, हाँ हाँ, 3 अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है। ओके। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, मतलब कुछ भी जो एग्जाम में जो ज़्यादा चांसेस आने का। शुरुआत से हम लोग देखते हैं तो पहले आएगा आपका जैसे कि अकॉर्डिंग टू द व्हाट आर द टेम्परेचर, शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा उसमें। ह्यूमिडिटी, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाउ इट कैन बी मेजर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज प्लूम बिहेवियर। ये प्लूम बिहेवियर, व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ प्लूम बिहेवियर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व। प्लूम बिहेवियर किसको बोलते हैं, थोड़ा सा है आपको मतलब अभी रिमेम्बर कर सकते हैं? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूम बिहेवियर? हाँ। हम्म। हाँ, एक्चुअली main thing of the plume behavior is the atmospheric stability. And in atmospheric stability there are two things, one is called lapse rate, one is called inversion. So what is lapse rate? Plume behavior depends on atmospheric stability. Atmospheric stability किसको बोलेंगे? जो एयर का मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है, एक हो सकता है ऑफसाइड डाउन और एक होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब मींस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये दो टाइप का मूवमेंट हो सकता है। सो दिस एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड लाप्स रेट एंड अदर इज कॉल्ड इन्वर्सन। व्हाट इज लाप्स रेट? किसको बोलते हैं लाप्स रेट? हाँ, देखिए थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं। लाप्स रेट, लाप्स रेट देयर इज एक्चुअली क्या होता है ना, जब इफ यू आर गोइंग to bottom to top, that means if you are moving horizontally, not horizontally, vertically, naturally the temperature of the atmosphere is significantly decreases। ये जो क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है और डिक्रीज होता है इन नॉर्मल कंडीशन, नॉट एक्सट्रीम कंडीशन, उसके बोल बात नहीं बोल रहे हैं। लाप्स रेट मीन्स नॉर्मली व्हेनेवर यू गो फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, दैट मीन्स वर्टिकली, व्हाट हैपन नॉर्मली टेम्परेचर गोइंग टू बी ड्रॉप्स। and what is the rate of the temperature decrease, that means 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो अभी जितना है उसका 6.5 सेंटीग्रेड और कम हो जाएगा टेम्परेचर। these are called lapse rate, that means while going to vertical direction temperature decreases 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, अदरवाइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर्स, जो भी हो सकता है, that 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, that is standard decreasing temperature। so this decrease or drop in temperature, this is called lapse rate or
एनवायरमेंटल लॉस रेट, ये जो है वो सिर्फ लॉस रेट भी बोल सकते हैं और एनवायरमेंटल लॉस रेट भी बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल लॉस रेट और ओनली लॉस रेट कुछ भी बोल सकते हैं। दिस व्हाट इज दिस, दैट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। जैसे ही हाइट बढ़ता है टेम्परेचर क्या होता है, वैसे डिक्रीज होता है। दिस डिक्रीज और टेम्परेचर इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल लॉस रेट। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ड्रॉप, दैट इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर एनवायरमेंटल लॉस रेट। एक्चुअल वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर एटमोस्फियर दस हाईली वेरिएबल। तो ये दिस 6.5 डिग्री is the no actually temperature decreases and which is called environmental lapse rate। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है 6.5। हाँ 6 पॉइंट, अभी सुनाई दिया? हेलो, सुनाई दे रहा है ना? ऑडिबल? हाँ एक्चुअली फोन आ गया था एक, उसको फोन को काट दिया मैंने। हाँ सो व्हाट इज लाप्स रेट एक्चुअली, सुनाई दिया? हेलो, हाँ हाँ। सो मैं जो बोल रहा हूँ व्हाट इज लाप्स रेट, lapse rate is the decrease or temperature drops while going to the altitude, that means हाइट के हिसाब से टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड lapse rate। और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ड्रॉप हो गया तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल lapse rate। बट दिस lapse rate इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ग्लोब। सारे जगह पे दिस lapse rate इज नॉट यूनिफॉर्म। So this lapse rate may be 6.5 degree centigrade per kilometer and it going up to 9.8 degree centigrade per kilometer। मान लीजिए जो एटमोस्फियर में ओनली नॉट एयर इज देयर, along with the air what is mainly present, water vapor is present। if this water vapor which significantly decreases the rate of change of in temperature, दो है। if the dry air parcel is going upward movement, that is called dry adiabatic lapse rate and which is 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। देखो इसको बोलते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर where the temperature decreases more significantly, that is 9.8 degree centigrade per kilometer, and with the presence of temperature presence of water vapor, that is 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दिस इज लाप्स रेट। नॉर्मली जैसे बोलना है कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होना ही होना है, ये लाप्स रेट है। मान लीजिए नहीं हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपके हिसाब से? ड्यू टू सम फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन। व उल्टा, लाप्स रेट का उल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्वर्सन, दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन। कहीं पे है आपका इन्वर्सन? यहाँ पे दिया नहीं है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इन्वर्सन। इन्वर्सन मीन्स if going to vertically with a some height, what happen, the temperature is increases, normally decrease होना चाहिए, this is lapse rate, but when temperature going to be increased, that is called inversion of or inversion of the environment or inversion of the inversion layer, inversion layer, that means going temperature going to be increased। So the atmospheric stability mainly depends on the both environment, this lapse rate as well as atmospheric this sorry this inversion। according to this atmospheric stability, what happened, the dispersion of the pollutant air that depends, ये जो pollutant air जो है वो dispersion कैसे होगा, that depends। मान लीजिए टेम्परेचर और लाप्स रेट में चल रहा है, तो व्हाट हैपन, जैसे कि लाप्स रेट होगा टेम्परेचर द पोल्यूटेड एयर दैट डिस्पर्स इजीली। इफ देयर इज इन्वर्सन ऑकर्स, टेम्परेचर ऊपर में ज्यादा है नीचे कम है, सो क्या होगा, सारे पोल्यूटेंट नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो नीचे आने के बाद क्या होगा, सारा जो एरिया है वो टेम्परेचर नीचे रहने की वजह से वो ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो दिस टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लूम, व्हाट आर द डिफरेंट हाउ द प्लूम डिस्पर्स in the atmosphere, that behavior is studied by the plume behavior study। So there are three different
6 different types of the plume behavior. फर्स्ट प्लूम इज का लूपिंग प्लूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिहेवियर ऑफ द प्लूम। लूपिंग प्लूम क्या होगा, ये ग्राफ को देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना ग्राफ। हाँ, तो इसको आराम से अच्छे से पढ़िए, ये बहुत काम आएगा आपका। लूपिंग प्लूम जो है, ये क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल एडियाबेटिक लाप्स रेट जो है उसके हिसाब से ये क्या होगा, मोस्टली काम करेगा। दैट मीन्स एनवायरमेंटल लाप्स रेट और एडियाबेटिक लाप्स रेट, ये दोनों आपस में पैरेलल चलेंगे। दैट मीन्स व्हाइल गोइंग मूविंग अप टू ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हाट हैपन, टेम्परेचर डिक्रीज। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर इज मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे मोस्ट अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होगा, सारे जो पॉल्यूटेंट्स है वो इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, ऊपर कभी जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। सो दिस डिस्पर्सन इज हेवीली डिस्पर्स, दैट मीन्स बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा। एंड देयर इज ए दिस टाइप ऑफ प्लूम इज कॉल्ड लूपिंग प्लूम, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। इन दिस केस dispersion is highly dispersed, the pollutant are highly dispersed, जिसको लूपिंग प्लूम। नेक्स्ट प्लूम टाइप का बिहेवियर हो गया फ्यूमिगेटिंग प्लूम। यहाँ पे देखिए, द एबव द स्टाक हाइट व्हाट हैपन, इन्वर्सन ऑकर्स। जैसे कि इन्वर्सन हो जाएगा, इन्वर्सन मींस टेम्परेचर ऊपर इंक्रीज है, जो टेम्परेचर ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जैसे जहां पे लो टेम्परेचर है उधर जाने की कोशिश करेगा। सो टेम्परेचर नीचे डाउन है तो सारा जो भी है डिस्पर्सन ग्राउंड लेवल में आ जाएगा, और ऊपर वो जो डिस्पर्सन अच्छे से नहीं हो पाएगा ऊपर हाइट में। तो दिस टाइप ऑफ plume behavior is called fumigating plume, and this plume is most very dangerous in the local area of the industry। सारे लोकल एरिया में जितना भी लोग रहते हैं उनके लिए दैट इज मोस्टली डेंजरस प्लूम बिहेवियर, दिस फ्यूमिगेटिंग प्लूम। नेक्स्ट इज कॉल्ड कोनिंग प्लूम। ये कोनिंग प्लूम में क्या होगा, एनवायरमेंटल लाप्स रेट इक्वल टू एडियाबेटिक लाप्स रेट। ऊपर में जितना भी टेम्परेचर रहेगा नीचे भी उतना ही टेम्परेचर रहेगा। सो दिस टेम्परेचर बोथ आर सेम, ये कहा जाएगा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड कोनिंग फ्लूम, कोन टाइप में मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड कोनिंग फ्लूम। नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड फैनिंग। फैनिंग में क्या होगा, एनवायरमेंटल लाप्स रेट इज ऑपोजिट टू द एडियाबेटिक लाप्स रेट। दैट मीन्स ऊपर में भी इन्वर्सन लेयर है, नीचे भी इन्वर्सन लेयर है। सो ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, स्टार्कली सीधा सीधा जहां पे हॉरिजॉन्टली दिस मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड डिस्पर्सन इज not easily dispersed, the pollutant layer is not easily dispersed to the environment. This type of plume is called fanning plume. Next, last is called lofting plume. Lofting plume, what is the inversion layer is below the stalk, that is नीचे ये इन्वर्सन लेयर है, दैट मीन्स ये सारा जो डिस्पर्सन है स्टैक हाइट के ऊपर होगा। दिस इज हाईली फेवरेबल फॉर द लोकल पीपुल। नीचे ये टोटली नहीं आएगा, और जितना ही पोल्यूटेंट है ऊपर ऊपर सारे डिस्पर्स हो जाएगा। दिस इज मोस्ट फेवरेबल प्लूम, दैट इज लोफ्टिंग प्लूम। Besides these six type of plumes, there are again two types of plumes are there. One is called trapping plume, and another is called neutral plume. Neutral plume क्या है, ये इन्वर्सन लेयर बिलो ऊपर कहीं पे नहीं है, सीधा टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर कांस्टेंट, पूरा ऊपर से नीचे टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट है। तो क्या होगा, दिस प्लूम डायरेक्टली मूव्स अपवर्ड्स, ये इधर हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करेगा, सीधा मूव अपवर्ड करेगा वो। that is called neutral plume, is the temperature is constant throughout the stack below height and above the stack height। ऊपर भी टेम्परेचर सेम है, नीचे भी सेम है, सो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल कंडीशन, मीन्स while the atmosphere is most स्टेबल कंडीशन, पूरा स्टेबल कंडीशन में है, दैट मीन्स ये डिस्पर्स नहीं होगा, सीधा ऊपर ऊपर चला जाएगा, सीधा स्टाक के और ऊपर। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लूम। और एक प्लूम है ट्रैपिंग प्लूम। ट्रैपिंग प्लूम में क्या होगा, एक पार्टिकुलर रेंज में सारे जो भी डिस्पर्स पोल्यूटेंट डिस्पर्स होगा, ना ज्यादा ऊपर में होगा ना ज्यादा नीचे होगा, एक पार्टिकुलर रेंज में ट्रैप हो जाएगा। दैट पार्टिकुलर रेंज, that is called trapping fluid। This type of neutral and trapping fluid are not usually occurs because always there is a temperature drop or temperature increases occurs in the above and below stack heights। This these six types are plume models are mostly important plume models। Just remember what are the different condition and which type of plume model is most favorable for people and which type of plume is most adverse for the local people।
कौन सा ज्यादा फेवरेबल है, अभी डिस्कस किए थे हमने। दिस लोफ्टिंग प्लूम इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द लोकल पीपुल बिसाइड्स द बिलो द इंडस्ट्री, नियर इंडस्ट्री में जो भी लोग रहते हैं, लोफ्टिंग प्लूम होने से उनको फायदा है। एंड व्हिच टाइप ऑफ प्लूम इज मोस्ट डेंजरियस? This type of plume is most dangerous. If inversion layer occurs, fumigation plume. Just remember this: fumigation is most dangerous and lofting is most favorable. ये तो हो गया प्लूम मॉडल। नेक्स्ट इसमें एआर में और क्या रहा ये? एब्जॉर्शन, एडजॉर्शन, ये तो कंप्लीट हो गया। देन कॉन्डेंसेशन, व्हाट इज कॉन्डेंसेशन? ये हमने नहीं पढ़ा, हमने कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन हमने कवर किया नहीं, ये तो सैम्पलिंग में आ गया, छोड़िए इसको। कॉन्डेंसेशन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? अभी हमने यार सैम्पलिंग के टाइम में पढ़ा था क्या, जो हाई वॉल्यूम सैम्पलर में जस्ट फिल्टर होगा उसको, जो बस यूज ऑफ फिल्टर पेपर और कुछ नहीं है वो। नेक्स्ट इसमें से वो भी नहीं आएगा ज़्यादा, आपका आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर का उसका डिजाइनिंग क्या है, उसका डिटेल्स है मेरे पास एक फाइल, मैं आपको वो भी शेयर कर लूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर के बारे में और डिटेल्स जानना है तो दिस इज अ फाइल। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर, क्या है उसका इक्विपमेंट में क्या क्या यूज होता है। मेनली ये लोग हमने जो पढ़े थे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, where there are plates are arranged in a vertical way where highly charged, this is highly charged plates where the gases or pollutant gases or passes in between the plates, so the positive and negatively charged that can be attract, and after discharge क्या होगा, ये सारे तो नीचे आ जाएगा सारे। so these are the different different parts, we can just you go through the it। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इतना क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं लिखना है इसको भी, जस्ट यू हैव टू जस्ट कहाँ से उसका ऑपरेशन कैसे होता है, what are the advantages, main thing is what are the advantages of ESP, what are the size that can be trapped by the particle size, ये particle size कितने particle size को ट्रैप कर सकता है, and what are the disadvantages। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर हैविंग हाई एफिशिएंट, ये सबसे ज्यादा जितने भी कंट्रोल मेजर इंक्रूवमेंट है ना, दिस ईएसपी इज द हाईली एफिशिएंट, इज इट कैन ट्रैप सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर अप टू 0.01 माइक्रोन, ये आपने याद रखना है, 0.01 माइक्रोन अप टू इट कैन ट्रैप। और इन केस ऑफ बैक फिल्टर 0.02 माइक्रोन, थोड़ा सा उससे बड़ा है। और उससे और जो अभी है जैसे साइक्लोन सेपरेटर, वहाँ पे 10 माइक्रोन, और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर मोर देन 10 माइक्रोन। ये साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है इन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये हो गया, ये डिटेल्स में आप नहीं जाना है, जैसे ओके। नेक्स्ट क्या आ गया फिर, सेंट्रीफ्यूगेशन तो कवर हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हाट आर द पैरामीटर्स, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर में क्यों आ रहा है, केमिकल पैरामीटर में क्या क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज। मेनली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या, व्हिच प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेक ए पिकुलियर बिहेवियर ऑफ द वाटर, कौन सा प्रॉपर्टीज जो है वाटर को यूनिक बनाता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट क्या क्या है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पार्शियल चार्जेस प्लस माइनस जो होता है, एंड विस्कोसिटी उसका, यूनिक डेंसिटी, और कोहेशन, फोर्स ऑफ एडेशन। अब याद आ रहे हैं ना क्या क्या पढ़े थे हम लोग ने, अब जस्ट गो थ्रू इट। हाँ, आप एक बार रीडिंग मार सब याद आ जाएगा। और ऐसा है नहीं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना उसमें पूरा डिटेल्स लिखना, आपको पॉइंट वाइज लिखने से भी मार्क मिल जाएगा। पूरा डिटेल्स ऐसे टाइप का नहीं लिखने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज, हाँ वहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, द फॉर्मूला। अब जैसे कि डीओ, डीजल ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन में मैंने दिया था आपको, वो भी आपका रॉन्ग हो गया है।
अभी क्वेश्चन का मार्क मैं इवेल्युएट किया तो मार्क टोटल आया आपका 34 आया मार्क, सारे मिला के। सो 34, तो 34 से कितना होगा आपका 40/34/2, 17 मार्क आपका ऐड होगा इसमें मेन एग्जाम में, अप टू 20 से 17। So diesel oxygen का formula, just go through it. Calculation how diesel oxygen can be calculated. What are the formula? What are the formula for biological oxygen demand, chemical oxygen demand? uh, the procedure, उसमें क्या क्या केमिकल यूज होता है, कैसा यूज होता है, वो सारे प्रोसीजर और केमिकल्स, द फॉर्मूला दैट आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकल, डिजोल सस्पेंडेड पार्टिकल, टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल किसको बोलते हैं? टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल इक्वल टू डिजोल सस्पेंडेड पार्टिकल प्लस कौन सा ऊपर में जो बोलता है सस्पेंडेड पार्टिकल, टोटल डिजोल, डिजोल सस्पेंडेड पार्टिकल प्लस क्या बोलते हैं जो ऊपर में फ्लोट करता है, फ्लोटेड सस्पेंडेड पार्टिकल, दैट इज कॉम्बाइन ऑफ बोथ डिजोल प्लस ऑन डिजोल सस्पेंडेड पार्टिकल। फिर उसके बाद आगे टर्बिडिटी, व्हाट आर द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी, हाउ टर्बिडिटी कैन बी मेजर, these are the important, you have to just go through it। और इसमें और एक चीज है, क्या है, इसमें और है, हाँ वेस्ट वाटर, इसमें क्या था, हाँ हार्डनेस, अल्कालिनिटी, कंडक्टिविटी, ये सब थोड़ा सा देख लेना आप। उसके बाद ये क्या था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या क्या था। हाँ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, आपने उसको देखा, व्हाट द नेक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसमें से था व्हाट आर द डिफरेंट, हाँ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, ये देखिए ये वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, मिली माइक्रोग्राम मीटर क्यूब, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसका यूनिट याद रखना, ये माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, ओजोन का भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, और ये नानोग्राम पर मीटर क्यूब है। मैक्सिमम ये चार क्वेश्चन में आता है, ये पहले चार, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलर मैटर 10, उसका क्या है मेनली पर आता है आपका एनुअल में आएगा, जैसे कि 50 इन केस ऑफ रेसिडेंशियल एरिया, और 20 इन केस ऑफ इको सेंसिटिव एरिया, और 24 आवर में 80 और 80। सो ये भी 80, 40, 30, पार्टिकुलर मैटर 60, 60, और ये 40, 40, ये 60 फोटो याद रखने से ये आपको हो जाएगा, ये 50, 40 याद रखने से आपको हो गया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ कुछ है, आप लोग आपको पढ़ने के लिए बोला था, आपने देखा इसको, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड हाउ द सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एम्बिएंट एयर प्लेस टेक्स प्लेस, सल्फर डाइऑक्साइड का एनालिसिस मेथड कैसे है, ये जो स्टैंडर्ड है ये कैसे हम लोग ये करेंगे, प्रिंसिपल और मेथड, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं मॉडि वेस्ट एंड ग्रीक मेथड, ये क्या है डिटेल्स पढ़ने से बता। इंस्ट्रूमेंट क्या है इसका, हाई वॉल्यूम सैम्पलर जो है उसमें क्या क्या यूज होता है, द डिफरेंट एनालिसिस, एनालिटिकल बैलेंस होता है, वैक्यूम पंप होता है, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, क्या क्या रिएजेंट यूज होता है, ईडीटीए एनालिसिस कैसे होता है, दीज आर द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन एयर क्वालिटी एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बाय द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेशन कैसे कॉन्सेंट्रेशन सल्फर सल्फाइड सॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड का कैसे कैलकुलेट होगा, सेम है जो सीओडी बीओडी एन जैसे होता है ना, सेम उसी टाइप का होता है, ये टाइट्रेशन का जो डिफरेंस होता है, उसके बाद नॉर्मालिटी एंड द कांस्टेंट बाय द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपने यूज किया, कितना वॉल्यूम लिया, नॉर्मालिटी मोलालिटी, आपने ये तो सही किया था जो क्वेश्चन में आया था, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में,
तो अगेन यू कैन से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। मोलारिटी किसको बोलते हैं, नॉर्मालिटी किसको बोलते हैं। मोल्स पर लीटर जो हो गया दैट इज मोलारिटी, एंड ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया नॉर्मालिटी। ये बहुत इजी है। हम्म। और आप क्वेश्चन में यहाँ पे तो नहीं, मान लीजिए कहीं पे भी आया है तो पहले चेक करना क्या, यूनिट चेक करना किसी का भी, वो ग्राम में है या किलोग्राम में है, लीटर में है या किलो लीटर में है, सेकंड में है या मिनट में है। मान लो कोई भी दो टाइप का अलग अलग यूनिट आ गया तो उसको हम लोग कंपेयर करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट सेम यूनिट। तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि वो एक फॉर्मूला है ना, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, दो फॉर्मूला है। N1 इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वन, V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वन। दूसरे का भी एक कैलकुलेट करने के लिए मतलब वॉल्यूम दे दिया है, उसका नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 फॉर्मूला डालेंगे, उसमें तीन है दिया है, चार चौथा निकल आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू चेक द यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिट आप चेक सही नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा पूरा, सही फॉर्मूला लगाने से भी। देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा दे दिया हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं आप, पूरा प्रोसीजर है। चेक द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ द एंड ऑफ सैम्पलिंग, ट्रांसफर क्या करना है, प्री कैलिब्रेट ग्राफ कैसे करना है, तो क्या क्या रिएजेंट डालना है, ये पूरा दिया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे आप, ये उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कम से कम ये सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको रीड मार लीजिए ये दोनों को, बाकी तो नहीं करने से भी चलेगा। और इसमें क्या है, ये क्या है, ये PM2.5, PM2.5 कैसे कैलकुलेट करना है, वी हैव टू यूज द हाई वॉल्यूम सैम्पलर, जैसे हम ना यूज किए थे ना, हाई वॉल्यूम सैम्पलर पढ़े थे, इम्प्रीजेंट मेथड, हाई वॉल्यूम सैम्पलर, दीज आर यूज्ड टू मेजर द PM2.5 एंड PM10, ये दोनों यूज होता है। उसको छोड़िए, बाद में देख लेना। ESP का अभी दे दूंगा इसको। और क्या था इसमें, और क्या था, बाकी हो गया। ह्यूमिडिटी, वाटर क्वालिटी, वाटर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पार्ट, ये तो दिया था मैंने। हार्डनेस, हाँ हार्डनेस, हार्डनेस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ये भी क्वेश्चन में आएगा आपका, कैसे उसको रिमूव करेंगे। हार्डनेस, अल्कालिनिटी टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट एक बार सब आप एक बार रीडिंग मार लेना। ठीक है। और क्या है, ये क्या था, कॉलर क्या है, ये कैम कॉलर, एक मिनट, व्हाट इज द कैम कॉलर, ये नहीं है, ये नहीं है। वाटर क्वालिटी, ये नहीं है। वेस्ट वाटर में क्या था, पर्पज, हाँ ये वाला इसमें था ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये भी था। और द पैरामीटर्स, क्या पैरामीटर्स, कितने कितना कॉलर कितना है, वह पीएच ऑफ द वाटर क्या होना था उसका, टेस्ट कैसे होता है, डिफरेंट देयर द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड्स इन द वाटर। तो वाटर का परमिसिबल लिमिट क्या है, तो द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड इज द परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एंड द वन इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल लिमिट, ये सारे। उसके बाद ये हो गया, ये नहीं, ये तो हो गया। उसके बाद एसिडिटी, अल्कलिनिटी, हाँ ये तो सब पढ़े थे हम लोगों ने उस टाइम। ठीक है, अभी तो हो गया, अभी ये PM साइम इसका। और जो था एक कहाँ गया, एक मिनट एक मिनट, वेस्ट, हाँ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो लैब है ये, इसका आप कैसे एग्जाम देंगे।
ये ज़्यादा कुछ है नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यही है ना, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग टेक्निक्स यही है ना। ग्राम स्टैनिंग ये तो ये क्वालिटी, हाँ ये तो है। वाटर एनालिसिस ये है, देन लोकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ह्यूमन हेल्थ। तो आपने बात किया, ये कैसे करेंगे आप? हाँ नहीं आएंगे, लेकिन उसका कुछ ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। एक काम कीजिए आप, इसका जो है ना, मान लीजिए जो रिकॉर्ड होता है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है ना, वो किसी से वो तो कम से कम अरेंज कर सकते हैं आप। तो उसमें कुछ मार्क मिल जाएगा आपका इसका। आप नहीं भी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट मिलते हैं फिर एग्जाम के बाद। बेस्ट ऑफ लक। हम्म।